आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर स्पेशली क्लास 11th के लिए है, लेकिन क्लास 9th के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं बिकॉज उनके क्लास से भी ये चैप्टर काफ़ी रिलेटेड है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ग्रेविटेशन कहते किसको हैं। तो याद रखिएगा हमेशा ग्रेविटेशन क्या होता है, एक फोर्स होता है। हमेशा याद रखेंगे कि ग्रेविटेशन क्या है, एक फोर्स है। न्यूटन ने बताया कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितनी भी बॉडीज़ हैं, वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती रहती हैं अपनी तरफ। तो जो डिफरेंट बॉडीज़ के बीच ये अट्रैक्शन वाला फोर्स लगता है, इसी को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या सिंपली ग्रेविटेशन कह देते हैं। और इसीलिए हमने यहाँ पे बताया है आपको, ईच एंड एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर पार्टिकल विद अ फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशन सिंपली। आप या तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को हो, या सिंपली ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं। ग्रेविटेशन भी अगर कह देते हैं तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही माना जाएगा। ये आपको याद रखना है। मतलब यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, हर पार्टिकल चाहे सन और अर्थ हो, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सन अर्थ को अट्रैक्ट करेगा और अर्थ सन को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। इसी तरीके से चाहे अर्थ और मून के बीच देखें हम, तो अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ और मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है। इसी तरीके से कोई भी दो पार्टिकल्स हों, चाहे वो जितनी पास पास रखे हों, चाहे वो जितनी दूर दूर रखे हों, चाहे वो किसी प्लेस पे रखे हों, चाहे दूसरे प्लेस पे रखे हों, वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। और ये अट्रैक्शन वाला फोर्स ही क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन भी हम इसको सिंपली कहते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और किसी भी पार्ट को स्किप ना करिए। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप जो है नोट्स बनाते चलिए साथ ही साथ, क्योंकि आपके अपने थ्रू बनाए गए नोट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेविटेशन को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया जिसे कहा गया न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो पहला तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज नोन टू बी यूनिवर्सल लॉ। इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं, यह आता है एग्जाम में। तो आप याद रखना कि ये जो लॉ है ये हर दो ऑब्जेक्ट्स के लिए सिमिलर मैनर में लगता है। चाहे वो दो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे वो हैवी ऑब्जेक्ट्स क्यों ना हो, चाहे हम स्मॉल पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स या एटम्स की बात क्यों ना करें, चाहे हम हैविली बॉडीज़ सन एंड अर्थ की बात क्यों ना करें, सभी के बीच ये एक ही तरीके के लॉ को फॉलो करते हुए लगता है। मतलब ये नहीं है कि स्मॉल बॉडीज़ के लिए ये लॉ कुछ और तरीके से अप्लाई हो और हैवी बॉडीज़ के लिए ये लॉ बदल जाए। ये लॉ चेंज नहीं होता है, चाहे वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की बात करो, चाहे वो हैवी ऑब्जेक्ट्स की बात करो, ये लॉ एक ही तरीके से अप्लाई होता है सभी बॉडीज़ के लिए। और साथ ही साथ ये प्लेस टू प्लेस भी चेंज नहीं होता है। एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हम चले जाएं तो भी ये लॉ चेंज नहीं होता है। यानी ना तो ये बॉडी टू बॉडी चेंज होता है लॉ, और ना तो ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। तो इसीलिए ऐसे पूरे यूनिवर्स में एक ही तरीके से अप्लाई होता है और इसीलिए इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम इसे यहाँ पे। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि अगर कोई दो बॉडीज़ m1 m2 मास की, अगर m1 m2 मास की कोई दो बॉडीज़ किसी सेपरेशन r पे रखी हुई हैं तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब मासेस का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा, मतलब बॉडीज़ जितनी हैवी होंगी तो प्रोडक्ट भी उनके मास का उतना ज़्यादा होगा, तो फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। इसी तरीके से अगर बॉडीज़ छोटी छोटी होंगी यानी उनके मासेस कम होंगे तो उनका प्रोडक्ट भी कम होगा मास का, और फिर उनके बीच कम फोर्स लगेगा। और यही रीज़न है कि बहुत बड़ी बड़ी बॉडी जैसे सन एंड अर्थ के बीच या मून एंड अर्थ के बीच फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि उनके मासेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मासेस का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन जाता है। और जबकि छोटी छोटी बॉडी जैसे एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच फोर्स बहुत कम अप्लाई होता है, जिसको हम लोग ऑब्जर्व भी ठीक से नहीं कर पाते हैं।
तो अब जरा उसके बाद दूसरा पहला तो ये हो गया कि ये जो फोर्स है उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और साथ ही साथ दूसरा है ये जो फोर्स है ये उनके बीच की सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कहने का ये है कि सेपरेशन दोनों पार्टिकल्स के बीच की जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना ही कम लगेगा। सेपरेशन बढ़ा दोगे तो फोर्स घटने लगेगा, सेपरेशन घटा दोगे तो फोर्स बढ़ने लगेगा। अब अगर हम दोनों को एक साथ अप्लाई कर दें, यानी कि अगर दोनों को एक साथ लिखें तो वी कैन से F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो अब प्रोपोर्शनैलिटी जब जब हटता है कांस्टेंट आता है, तो यहाँ भी आएगा कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ कैपिटल G क्या है? यहाँ पे कैपिटल G जो है एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और इसे क्या कहते हैं? इसे विच इज known to be यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि वाई इज कैपिटल G नोन टू बी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब ये भी याद रखो, क्योंकि कैपिटल G की जो वैल्यू होती है कैपिटल G इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। यूनिट क्या बन जाएगी? देखो ये न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर इधर चला जाएगा, इसकी डिस्टेंस यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर इधर चला जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इनकी यूनिट्स यानी किलोग्राम किलोग्राम किलोग्राम। इसको इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू चेंज नहीं होती। पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओगे, किन्हीं भी दो बॉडीज़ के बीच ये लॉ अप्लाई करो तो जो कैपिटल G की वैल्यू है वो इतनी ही रहेगी। इसीलिए इस कैपिटल G को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कहते हैं, साथ ही साथ हम इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में ये चेंज नहीं होती है। तो यहाँ दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बने। एक तो ये कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं? तो यूनिवर्सल लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लॉ पूरे यूनिवर्स में एक ही तरीके से अप्लाई होता है हर दो बॉडीज़ के बीच। और इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आता है कि वाई इज कैपिटल G नोन टू बी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसमें भी आप ये कहेंगे कि कैपिटल G की वैल्यू कभी भी यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होती है, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है फॉर एवरी टू बॉडीज। दैट्स वाई दिस कैपिटल G इज नोन टू बी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम देखते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में कहा है इफ मासेस ऑफ द टू बॉडीज आर डबल्ड एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज हाफ्ड देन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब दो बॉडीज हैं, ये बॉडी है एक मास m1 की, एक है m2 मास की, इनके बीच का सेपरेशन r रहा होगा, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F है दैट इज कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है कि अगर इनके मासेस को हम क्या कर दें? डबल कर दें। तो यानी हम मासेस को क्या कर रहे हैं? m1 को 2m1 और m2 को 2m2 कर देते हैं और सेपरेशन को आधा कर देते हैं। मतलब अब तो नया फोर्स क्या होगा? कह रहा है नया फोर्स मैंने मान लिया F डैश हो गया। तो अब G तो बदलेगा नहीं, तो मास m1 को कर दिया 2m1, अब मास m2 को कर दिया 2m2 और डिस्टेंस को कर दिया हाफ, यानी r को कर दिया r/2 और उसका स्क्वायर। तो अब कह रहा है नया फोर्स क्या बन जाएगा? तो देखते हैं क्या बनेगा नया फोर्स। तो G और 2 2 ज़ा 4, ये m1 m2 और अपॉन r स्क्वायर और 2 2 ज़ा 4 नीचे बन जाएगा ये। अब ये 4 तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो देखो क्या हम कहेंगे F डैश बन गया 4, ये ऊपर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 4 4 जा 16, तो बन गया 16 पहले लिख दिया हमने, तो बन गया G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा अब G m1 m2 बाई आर स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 1 से हम फिर से F लिख सकते हैं, तो ये बन गया 16 टाइम्स F। ये हमने कहाँ से लिखा? ये हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखो आप ये जो ब्रैकेट में लिखा है वही यहाँ पे भी है, यानी हम इस ब्रैकेट को लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से F। तो ये देखिए क्या कितना हो गया फोर्स अब नया फोर्स हो गया 16 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं यहाँ पे इफ मासेस ऑफ द टू बॉडीज आर हाफ्ड एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज डबल्ड देन व्हाट वुड बी द न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या है? फिर से दो बॉडीज
मासेस m1 m2 सेपरेशन रही होगी r। अब देखो जरा इनके बीच फोर्स रहा होगा, मैंने मान लिया F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब इसमें कह रहा है कि अगर मासेस को क्या कर दें, अगर मासेस को हाफ कर दें, इस बार है मासेस को हाफ कर दें और डिस्टेंस को डबल कर दें, तो देखो तब मान लिया मैंने फोर्स हो गया एफ डैश, नया फोर्स एफ डैश हो गया। तो जी मासेस को हाफ कर देना है, यानी m1 को m1/2 करना है, m2 को m2/2 करना है और r को कर देना है 2r, तो 2r का स्क्वायर हो गया। तो ये बन जाएगा आपका एफ डैश इज इक्वल टू जी। अच्छा देखो m1 m2, इसको लिख दिया m1 m2 और 2 2 जा 4, ये नीचे 4 लिख दिया हमने, एंड ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, स्क्वायर जब करेंगे इसका तो हो गया 4r स्क्वायर। तो अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एफ डैश इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 बाई 4 4 जा 16r स्क्वायर। तो अब क्या बनेगा, अब जरा देखो यहाँ हम लिख सकते हैं 16 को बाहर लिख सकते हैं, तो बन गया 1/16 जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। अच्छा अब इस जी m1 m2 बाई r स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। तो हम इसको अगली लाइन में लिख सकते हैं कि f डैश बन गया 1/16f, यानी कहने का मतलब क्या है, जितना फोर्स पहले था उसका 1/16 टाइम्स हो गया फोर्स। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एक ग्रेविटेशन के बारे में देखा और उस पे बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम अपने अगले वीडियो में आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है कैसे कैसे चेंज होता है। वो ऊपर जाने पे अर्थ के ऊपर जाने पे भी चेंज होता है, अर्थ के नीचे जाने पे भी चेंज होता है, अर्थ के शेप की वजह से भी अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पे जाने पे चेंज हो जाता है और अर्थ के रोटेशन की वजह से भी स्मॉल जी में चेंज आता है। जो तो स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए और चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।